हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज के इस क्लास में, आज के इस बैच में, जहां पर हम बढ़िया से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग। ओके, आ जाइए। राघवेंद्र ठाकुर बेटा, अगर आप दोबारा से देखोगे तो अच्छे से क्लियर कर लोगे सारी चीजें 11th की। कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें 12th का भी पढ़ाया जा रहा हो, समझ में 12th वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तुम पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये 11th का है, तो जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ जी, बता दो कि कौन परमाणु कितने बंद बनाता है। बेटा अब तक नहीं सीखे हो आप कि कोई परमाणु कितने बंद बनाता है? हेलो। वेरी गुड समरीन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट आता है रीता जी आपका। हेलो, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। नागेंद्र बेटा ब्लॉक कर दिया जाएगा। हेलो। कैसे हैं आप सब? सब एकदम बढ़िया। तो यार आप सभी को क्या केमिकल बॉन्डिंग का आयनिक बंध वाला टॉपिक समझ में आया? क्या आप सभी को आयनिक बॉन्ड समझ में आया बेटा? क्या आप सभी को आयनिक बॉन्ड समझ में आया? क्लियर है? ओके, हाँ जी, आयनिक बॉन्ड समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, तो जरा देखो ध्यान से यहाँ जरा देखो ध्यान से, उन सारी चीजों को क्लियर करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आज भाइयों यहाँ पर हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 कमेंट आ रहा है भैया सबका। तो यार जरा देखो ध्यान से, बात ऐसी है, घर जैसी है। हमने इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड, और उस आयनिक बॉन्ड के अंदर हम जालक ऊर्जा पढ़ रहे थे, विलायकन ऊर्जा पढ़ रहे थे। ओके, पढ़ेंगे ये। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? पिछली आगे क्लास में बढ़े उससे पहले रिवीजन कर लिया जाए। एक बार रिवीजन कर लिया जाए। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सर, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बने। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा उसको ग्रहण करे, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा आयन बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कि मान लो ए और बी है बेटा, सपोज करो ए ने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे। आपसे बोलना था कि आगे का वो लास्ट में भी बता दीजिएगा। ओके बेटा मंजीत कुमार, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर सपोज करो ए के पास इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज करो ए ने एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए बी के अंदर, तो ए ने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इस पर उतना धनावेश आ जाएगा, और बी ने जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इस पर उतना ऋणावेश आ जाएगा। तो इस धनावेश और इस ऋणावेश के उत्पन्न होने के कारण ये आयनों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आयनों के बीच में लगने वाला यह बंध ही क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। अब आयनिक बंध के लिए कुछ खास बातें होती है कि यार धातु ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अर्थात धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। अधातु ऐसी होनी चाहिए उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ले। अधातु ऐसी होनी चाहिए जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ले, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे ज्यादा ऊर्जा निकाले, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। अगली बात, जैसे ही धनायन और ऋणायन बनेंगे तो इनके बीच में आकर्षण से ऊर्जा निकलेगी। उस निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके आकर्षण से जो ऊर्जा निकलती है वो कहलाती है बेटा जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा होती है सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है।
सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत ऋणता। ये दो परमाणु हैं, एक धनायन है और एक ऋणायन है। तो यार इस धनायन और इस ऋणायन की मतलब इन परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो ये त्यागने वाला है, ये ग्रहण करने वाला है, तो जितना जल्दी ये त्यागे उतना जल्दी ये ग्रहण कर लेगा। अर्थात इसमें से फटाफट से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा है कि भाई मेरे को तो छीनना है, मैं तेरे से ले लूंगा, हाँ या ना। तो जरा ये धनायन जल्दी बनेगा और ये ऋणायन जल्दी बनेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में, जितना ज्यादा अंतर आएगा तो वो बंध उतना ही मजबूत बनेगा। तो धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागे, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण करे, अर्थात दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमने इतनी बात देखी। फिर उसके बाद मैंने आपको जालक ऊर्जा पढ़ाया। जालक ऊर्जा क्या होता है कि जब एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय आयनों से होता है तो जो ऊर्जा निकलती है उस निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। जब एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके धनायन या ऋणायन से मिलकर होता है तो जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आवेश के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आवेश आयनों के बीच में आकर्षण उतना ज्यादा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बोर्न हेबर चक्र। सारी बातें करूंगा, एक बार मेरे को बोल दें दो। अरे संभवन एनर्जी बेटा कक्षा 11वीं में कुछ नहीं पढ़ के आए हो क्या आप? अभी सब पढ़ाऊंगा, सब्र तो कर लो ना, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं तो यूं नहीं कि चुपचाप सुन ले। नहीं, हम तो दबादब कमेंट करे जाएंगे, भले मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं, फिर भी हम तो करे जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा बोर्न हेबर चक्र क्या होता है? बोर्न हेबर चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि किसी भी आयनिक यौगिक के निर्माण की एंथैल्पी में होने वाले कुल परिवर्तन को, बोर्न हेबर चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि टोटल होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को, अर्थात निर्माण में जो भी ऊष्मा परिवर्तन हुआ है उसको अलग अलग ऊर्जाओं के योग के रूप में बताता है। मतलब जैसे कि आपकी शादी हुई या आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी हुई या बहन की शादी हुई या भाई की शादी हुई, ओके, बहन की शादी हुई या भाई की शादी हुई, तो टोटल 15 लाख का खर्चा हुआ। अब ये 15 लाख का खर्चा, 1 लाख रुपए किसी और काम में लगे होंगे, 1 लाख किसी और में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ऐसे करते करते टोटल 15 लाख का खर्चा हुआ। तो ये 15 लाख का खर्चा टोटल है, लेकिन किसमें कितना कितना खर्चा हुआ तो उन सबका योग है। तो यहां पर ये है निर्माण की कुल एंथैल्पी, हाँ या ना? एंथैल्पी और एंट्रोपी बता दीजिए। अरे आगे पढ़ेंगे भाई, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनो ना, एक्स्ट्रा क्यों दिमाग लगाते हो यार आप? अभी बस आपको यहाँ पे क्लास में चुपचाप से पढ़ना है, अभी नया कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ लेक्चर नंबर 14 का रिवाइज करवाया है। ठीक, कैसे बच्चे यार, थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो भाई, धमाधब आते ही फिर परेशान होते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहा करो, ओके, समझा करो नजाकत को। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी और फिर मैंने लास्ट में आपको बोर्न हेबर चक्र का डायग्राम भी बनाया था। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर उस पर आधारित क्वेश्चन लगाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से ठोस KF की जालक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निम्न, सर ये सब कंपैरिजन करते हैं, अरे कुछ नहीं करते, बस पागल बनाते हैं। हाँ जी, निम्न आंकड़ों की सहायता से जालक ऊर्जा की गणना करो। निम्न
आंकड़ों की सहायता से जालक ऊर्जा की गणना करो। किसके लिए? केएफ के लिए। तो जरा देखो ध्यान से भाइयों, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ठोस केएफ बनाना है, ठोस केएफ बनाना है। अब केएफ कैसे बनेगा? पोटेशियम तो ठोस अवस्था में होता है और F2 फ्लोरीन F2 गैस के रूप में पाया जाता है, फिर दोनों मिलेंगे तो केएफ ठोस बनेगा, हाँ या ना? अब केएफ के निर्माण में होने वाली कुल ऊर्जा परिवर्तन, अच्छा सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं। बेटा लास्ट NaCl के लिए हमने क्या देखा था? NaCl के लिए लास्ट मैंने लिखवाया था कि डेल्टा HF बराबर डेल्टा HF ऊर्ध्वपातन प्लस डेल्टा H आयनन ऊर्जा प्लस 1/2 डेल्टा H डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, बंध वियोजन ऊर्जा प्लस EA इलेक्ट्रॉन बंधुता और प्लस U जालक ऊर्जा। ये था हमारे पास टोटल एक फॉर्मूला, टोटल एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, हाँ या ना? कल हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था। देखो जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना लेट तक छोड़ूंगा, जितने ज्यादा कमेंट करोगे बेटा उतना लेट तक छोड़ूंगा। क्लियर हो गया? ओके बढ़िया से। यहां पर अब जरा देखो ध्यान से, डेल्टा HF क्या है? डेल्टा HF क्या है? फिर अगली क्लास में तुम्हारे उतना ही नुकसान होएगा, हाँ जी, कल का ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? डेल्टा HF क्या था? निर्माण, ठीक है? संभवन की एंथैल्पी, संभवन की एंथैल्पी, संभवन की एंथैल्पी, ये क्या होती है? संभवन की एंथैल्पी होती है, ठीक है? डेल्टा H ऊर्ध्वपातन, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, डेल्टा H ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी होती है, की एंथैल्पी होती है, ठीक है? लिख लो डेल्टा HIE, ये क्या था वहां पर? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ठीक है? डेल्टा H बंध वियोजन लिखवाया था मैंने वहां पर, बंध वियोजन ऊर्जा, ये क्या था? सिंपल बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। EA क्या था? EA क्या था? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता था बेटा। और U क्या था? जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। तो यहां पर इन सूत्र में आपको डेल्टा HF संभवन की एंथैल्पी, ठीक है? डेल्टा HF नोट भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा, और ये कुल ऊर्जा, इनमें ये संबंध होता है, हाँ जी? क्लियर हो गया? अब जरा देखो ध्यान से, क्लियर हो गया? ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, सर एसेट का स्ट्रक्चर बता दो। बेटा शिवानी आप मतलब मत करो ना डिस्टर्ब, बेटा अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कुछ ही पूछ रहे हो। कल से आप पूछोगे कि सर मेरे को राइमर-टीमान अभिक्रिया बता दो। अरे भाई चलते हुए टॉपिक में यहां से रिलेटेड पूछो ना। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो अपने आप तक सीमित रखो। लाइव वेज चल रहा है, आप कुछ ही पूछे जा रहे हो, फिर बोल अभी फिर मैं कुछ और बोलूंगा, फिर अच्छा लगेगा आपको? थोड़ा अपना दिमाग अपने पास ही रखें, ठीक है? आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर मत आइए आप। लेकिन अभी जो यहां पर है यू क्या है, जालक ऊर्जा लिखा हुआ है ना यहां पर। ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। केएफ के लिए अगर हम बात करें, केएफ के लिए यू की जगह एलई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी यार, कैसे कैसे बालक है यार यहाँ पे यार। जालक ऊर्जा को यू से लिख दिया, एलई से लिख दिया, दोनों एक ही तो होता है। कल पढ़ाया तो था, कल के कल ही भूल जाते हो क्या? हाँ, अब जरा देखो ध्यान से केएफ के लिए। तो देखो पोटेशियम भी ठोस होता है और पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है।
तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले पोटेशियम को यहां पर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सबसे पहले गैस में आ जाएगा। फिर पोटेशियम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहां पर डेल्टा एच आयनन ऊर्जा लगानी पड़ी होगी। क्या? डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये पोटेशियम गैसीय धनायन में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना? सेम इस तरीके से 2 फ्लोरीन है, यहां एक ही फ्लोरीन चाहिए, 2 फ्लोरीन है, यहां एक ही चाहिए। तो यहां पर पहले तो इसका बंध तोड़ना पड़ेगा। बंध तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा लगेगी। लेकिन 2 फ्लोरीन है, एक ही चाहिए, तो इसका 1/2 कर दो। तो यहां पर हमें 1 फ्लोरीन गैसीय परमाणु मिल गया। हाँ जी, अब फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यहां पर कौन सी ऊर्जा काम में आती? Ea। ठीक है, ताकि ये F- में कन्वर्ट हो जाए। अब ये धनायन बन गया, ये गैसीय ऋणायन बन गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जब ये बनाएंगे तो यहां पर ऊर्जा निकलेगी। उस निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। U या Le से लिखा था हमने। हाँ या ना? तो सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं बनता है तो बेटा देखो ध्यान से, कोई भी लेक्चर का होमवर्क नहीं बने, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उसके आप सोल्यूशन को देख करके और यहाँ पे लेक्चर्स देख करके आप उससे समझने की तो कोशिश करें। और अगर फिर भी नहीं होता है तो अपन लास्ट के देखो 9 बजे तक पढ़ेंगे, 9 बजे के बाद रुक जाना, फिर उसके बाद अपन डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके। और अब अभी तमाम हरकतों को देखते हुए आपके कमेंट्स थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा तो सब्र कर लिया करो यार। ओके, तो यहां पर पोटेशियम और फ्लोरीन से मिलकर के जब केफ बनता है तो उसके निर्माण में जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ वो तो डेल्टा HF है। लेकिन ये डेल्टा HF इन सब प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर डेल्टा HF, फिर यहां पर ये सब्लिमेशन, ये प्रथम आयनन ऊर्जा, ये डिसोसिएशन, ये Ea, यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस में दे रखा है वो। ओके, तो इनके मान दे रखे हैं, तो आपको बिना कोई दिमाग लगाए बस आपको तो यहां पे ये देखना है। तो जरा देखो ध्यान से, तो बोर्न हेबर चक्र से, बोर्न हेबर चक्र से, बोर्न हेबर चक्र की मदद से आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, घर पे आप नोट कर लेना जब स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, ओके। आपको आंकड़े दे रखे, केएफ के लिए जालक ऊर्जा की गणना करनी है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें देखो, सजालक बोर्न हेबर चक्र से क्या देखेंगे अपन? डेल्टा HF, ये किसके बराबर है? डेल्टा H ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, फिर यहां पर डेल्टा H आयनन ऊर्जा। ठीक है, ओके, प्लस हाफ में डेल्टा H डिसोसिएशन, बोले तो बंध वियोजन ऊर्जा, प्लस Ea आयोनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और U आपके लेटिस एनर्जी। उपरोक्त सूत्र में सभी मान रख दो जो दे रखे, चिन्हों के साथ रख दो। तो डेल्टा HF का मान कितना दे रखा है? ठीक है, ओके, डेल्टा HF का मान कितना दे रखा है? -562.6 किलोजूल पर मोल में दे रखा है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में, सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान कितना दे रखा है? 89.6, तो 89.6 यहां पे रख दिया। डेल्टा HF प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी दे रखी है? 419, तो 419 यहां पे रख दो। 1/2। डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा कितना है? 158.2, 158.2 का आधा करना है, डिवाइड बाई 2 है ना। Ea का मान कितना दे रखा है? डेल्टा H Ea। इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी दे रखी है? -332.6, क्योंकि फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए माइनस में आई। ठीक है, -332.6, और U ऐसा का ऐसा बच गया। तो अब आपके पास जरा क्या है, ये एक संख्या है,
यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, इसमें भाग लगाना है और u का मान निकालना है। बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। हाँ जी, u का मान कितना आया? हाँ या ना बताइए, u का मान कितना आएगा? सोल्व करो के बताओ। u का मान कितना आएगा? ऋणावेश में आएगा, ठीक है। 817, वेरी गुड। 800 सोल्व करो, इसको सोल्व करो, सोल्व करो बेटा, सोल्व कीजिए इसको और बताइए ये अभी तक कितना करवाया भाई? यही करवाया बेटा, अभी टाइम पर आया करो। सोल्व करने पर आएगा बेटा इसका मान, वेरी गुड, 817.7। इसको सोल्व करोगे तो u का मान आपके पास निकल करके आएगा। इसको प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है? प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है बेटा? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, एक बारी थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। ये माइनस के 562.6, ठीक है। ये 89.6 प्लस ये 419, 158 का आधा कितना होता है? 160, 160 का 791 माइनस 332.6 प्लस का u, प्लस का u उधर रहने देते हैं, प्लस का u उधर रहने देते हैं बेटा। नेगेटिव क्यों लिए? अरे चिन्ह में क्वेश्चन में दे रखा है ना, ऊर्जा निकल रही है, नेगेटिव क्यों लिया? मेरी जेब से लिया है क्या? क्वेश्चन में देखना, पहले क्वेश्चन तो देखा कर पूरा। अरे यार बेटा यहाँ ऊपर देखो ना, क्वेश्चन में ऋणावेश ऊर्जा निकल रही है। जब ऊर्जा निकलती तो ऋणावेश आता है। फिजिक्स में नहीं पढ़ाते आपको सर? हाँ, बोलूंगा उनको कि बच्चे सिर्फ स्टार स्टार बोलते रहते, लगाते तो कुछ नहीं है स्टार ये। हाँ जी, अब u का मान निकालना है तो बाकी सबको इधर भेज दो, ठीक है। यहां पे सोल्व करके u का मान निकाल लेना है। मात्रक आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, जो भी है, ठीक है। माइनस का, वेरी गुड, माइनस 817.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक बार चेक कर लेना भैया, एक बार चेक कर लेना, ओके। आंसर अब आगे, हाँ जी, ये क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, जलीय वजन ऊर्जा पढ़ा नहीं है। जालक ऊर्जा का अवरोही क्रम बताओ। निम्न के लिए जालक ऊर्जा का अवरोही क्रम बताओ। निम्न के लिए जालक ऊर्जा का अवरोही क्रम करवाओ। तो इस साल कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? अनुराग, हाँ या ना? जालक ऊर्जा का अवरोही क्रम बताओ। अब जोड़ बाकी मैं सिखाऊं शिवम? सोल्व करो सर। हाँ जी, लिख दिया ना आंसर? हाँ जी, जालक ऊर्जा का अवरोही क्रम बताओ। जालक ऊर्जा देखो ध्यान से, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। सबसे पहले तो देखो क्या ये एक ही वर्ग में आते हैं? हाँ, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, फिर नीचे आता है बाप। तो जरा देखो ध्यान से, सब एक ही वर्ग में आते हैं। तो याद करो बेटा, सब पे देखो +2 वाल, सब पे +2 धनावेश है। ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा घटती जाती है, पढ़ाया था, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा नीचे वाले की, फिर इसके ऊपर वाले की, फिर इसके वाले, सॉरी, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी सबसे कम। बेरिलियम वाले की जालक ऊर्जा सबसे कम, लास्ट वाले की जालक ऊर्जा सबसे कम, लास्ट वाले की जालक ऊर्जा सबसे कम। तो बेरिलियम तो लास्ट में आएगा ना, सबसे आगे क्यों ना आएगा? सॉरी, बेरियम लास्ट में आएगा, बेरिलियम सबसे आगे आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, ये फिर आगे करेंगे, ये आगे करेंगे। ओके, तो इतनी बातें हमने देख ली, इतनी बातें हमने देख ली। अब बच्चों देखो ध्यान से, हमने जालक ऊर्जा देख लिया,
जालक ऊर्जा कौन कौन से कारकों पे प्रभावित करती है वो देख लिया, जालक ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है वो देख लिया। अब चुपचाप से बढ़िया से पढ़ लो, आगे की चीजों क्लियर करते हैं। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर नेक्स्ट है जालक ऊर्जा के बाद अगली ऊर्जा जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, वो है जल योजन ऊर्जा, या उससे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोलवेशन एनर्जी। सोलवेशन एनर्जी, सोलवेशन एनर्जी, सोलवेशन एनर्जी। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, हेडिंग डाल लो फटाफट से, विलायकन ऊर्जा क्या होती है? सर चार्ज कैसे पता लगा लेते हैं? आपको आवेश निकालना नहीं आता? कैसे बालक यार तू नीट की तैयारी कर रहा है, तेरे को ये नहीं पता किस पे कितना आवेश होता है? 10th में क्या पढ़ा था? पढ़ाया था ना इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, इन पर आवेश कितना होता है, कल ही पढ़ाया था ना। संयोजकताएं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, दूसरे वर्ग वाले पर दूसरे वर्ग वालों की संयोजकता 2 होती है, तो आवेश कितना आएगा? +2 ही तो आएगा। कैसे कैसे बालक नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा क्या होता है? आपने देखा होगा बेटा, पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें बढ़िया बोलूंगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जबरदस्ती झूठ मूठ आपको मैं वो आपके सामने झूठापन नहीं दिखाऊंगा। जो है वो है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेगा बेटा उसका नहीं होगा। प्लीज 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 टू बी सीरियस, पढ़ाई करोगे तो बढ़िया होगा बेटा। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से विलायकन ऊर्जा क्या होता है। बचपन में सबने कुछ ना कुछ कारनामा किया होता है, ठीक है? तो आपने बचपन में बेटा देखो, या अभी भी करते होंगे, आपने ईंट का टुकड़ा लिया, उसको पानी में डाला। जैसे ईंट के टुकड़े को पानी में डालते हैं, चलो ठीक है वो तो अलग मैटर है, या अपन चूना होता है ना, चूना, चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं, आप एक मटकी लो पानी से भरी हुई, उसमें आधा किलो चूना डाल दो, उसमें आधा किलो चूना डाल दो। जैसे ही हम चूना डालेंगे मटकी गर्म होने लग जाएगी। यस और नो? मटकी गर्म होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही चूने को पानी में डालते हैं तो चूना एक आयनिक यौगिक होता है। जैसे ही चूने को हम पानी में डालते हैं वो आयनिक यौगिक होता है, आयनों में टूट जाता है, तो उसके आयन जल के अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होने लगता है, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होने लगती है। उस अन्योन्य क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलने लगती है, ऊर्जा निकलने लगती है, और उस निकलने वाली ऊर्जा को ही कहा जाता है विलायकन ऊर्जा। उस निकलने वाली ऊर्जा को ही कहा जाता है विलायकन ऊर्जा। हाँ या ना? विलायकन ऊर्जा। तो विलायकन ऊर्जा क्या है? जब हम 1 मोल आयनिक यौगिक को किसी विलायक में डालते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ही कहा जाता है विलायकन ऊर्जा। और अगर विलायक के रूप में जल ले ले तो उसी ऊर्जा को कहेंगे जल योजन ऊर्जा। क्या बात समझ में आई? हाँ, सर्फ में भी तो ऐसा ही होता है बेटा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो विलायकन ऊर्जा तो सिंपल सी बात है, 1 मोल आयनिक यौगिक को विलायक में घोलने पर विलायक के अणु एवं आयनिक यौगिक के आयनों के मध्य आयनिक यौगिक के, सर चूना कौन सा ले? पान वाला चूना लेना है। यहाँ पे पढ़ना तो है नहीं है, बस बीच में टोके करना है बेटा, टोकना है तुम्हें, ठीक है? जर्दा वाला कत्ता चूना जर्दा लगा के ऐसे खाना है वो, ठीक है? आयनिक यौगिकों के मध्य घोलने पर विलायक के अणु एवं आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य अन्योन्य
अन्योन्य क्रिया, गजब बुद्धिमान बच्चे, अन्योन्य क्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है, विलायकन ऊर्जा कहलाती है, विलायकन ऊर्जा कहलाती है, विलायकन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से बेटा, अगर हम क्या करें, विलायक लें और उसमें आयनिक यौगिक डालें तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया से जो ऊर्जा निकल रही है उसी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है विलायकन ऊर्जा, उसी रिलीज अमाउंट को कहा जाता है विलायकन ऊर्जा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यदि विलायक के रूप में जल हो तो, यदि विलायक जल हो तो इसे सुन लेना ध्यान से, अगर विलायक के रूप में जल है तो इसे क्या कहेंगे? जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। तो इसे जल योजन ऊर्जा बोले तो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसे जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी को? HE, HE, हाइड्रेशन एनर्जी HE कहते हैं। खत्म बात, HE कहते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखना बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी को बोलेंगे अपन HE, लेटिस एनर्जी को बोलते थे LE। ओके, हाँ जी, होमवर्क के क्वेश्चन नहीं बन रहे निकिता, अभी 9 बजे के बाद फिर अपन डाउट सॉल्विंग लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर है मामला एकदम? ओके, योजन मतलब उसके साथ संगुणित होना, उसके साथ जुड़ना, मेल जोल बढ़ाना। अब आगे देखो ध्यान से, तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम NaCl को पानी में डालें तो कैसा लगेगा? देखो, अगर मैं क्या करूं, NaCl को देखूं तो बेटा NaCl तो एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक को पानी में डालेंगे, NaCl में क्या है? आयन है? जैसे कि देखो ध्यान से, NaCl तो एक आयनिक यौगिक है ना, हाँ या ना? तो जैसे कि देखो सिंपल सा, मैंने क्या ले लिया, ये Na+ ले लिया और ये ले लिया Cl- ले लिया, इनके बीच में ऑलरेडी आकर्षण है, ये आयनिक यौगिक है, Na+ Cl-, ये आयनिक यौगिक है, आयनों के बीच में आकर्षण है। जैसे ही मैं पानी में डालूंगा, जैसे इनको किस में डालूंगा मैं बेटा? वाटर, पानी में डालूंगा। अब जरा देखो ध्यान से, जल में क्या होता है? सर रिवीजन कब करवाओगे? पहले एक बार पढ़ तो लो तुम चुपचाप। ये है जल H2O। अब H2O के अंदर देखो बेटा, क्या ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था। और हाइड्रोजन की विद्युत, ऑक्सीजन की होती विद्युत ऋणता 2.5, इस 3.5, इसकी होती 2.1। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जल में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणता वाला है। तो इससे क्या होगा? विद्युत ऋणता क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अर्थात इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, और इससे कम हो गया तो इस पर आंशिक रूप से उतना ही धनावेश आ जाएगा। सेम इधर देखो, दोनों में विद्युत ऋणताओं का अंतर है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर आंशिक रूप से धनावेश, इस पर वापस से ऋणावेश। तो कहने की बात यह है, जल एक ध्रुवीय यौगिक होता है, जल में ध्रुवीयता होती है, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, इन पर धनावेश होता है। जल में ध्रुवीयता पाई जाती है, आवेश होता है। तो कुल मिलाकर के जरा देखो ध्यान से,
कुल मिलाकर के देखो कि जो जल है उसमें दो तरह के सिरे होंगे। जल में दो तरह के सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जल में दो तरह के सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। समझ में आ गया? धनावेशित सिरा हाइड्रोजन वाला और ऋणावेशित सिरा ऑक्सीजन वाला। जी, तो जरा देखो ध्यान से, जैसे ही मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर नमक को डालूंगा तो बेटा धनावेशित सिरे को तो जल के ऋणावेशित सिरे अपनी ओर घेर लेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, ये यहां पर जल के अणु ने इसको घेर लिया है। ठीक है, यहां पर ऋणावेशित सिरा, और इसको घेर लेंगे जल के धनावेशित सिरे। अब देखो दोनों का आकार अलग अलग होगा। सोडियम आयन एक अलग प्रकार का आयन है, क्लोरीन आयन एक अलग प्रकार का आयन है, दोनों का आकार अलग अलग होगा, तो दोनों को घेरने वाले अणुओं की संख्या भी अलग अलग होगी। आप पतले पेड़ को गले लगा रहे हो, आराम से गले लग जाओगे, लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ को गले लगाओगे उसको पूरी बाहों में भर नहीं पाओगे, है ना? तो वही बात है। तो जरा देखो ध्यान से, अब ये ऋणायन है, ऋणायन को धनायन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जरा देखो ध्यान से, इसको धनायनिक सिरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जल का। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारा जो NaCl है, मुझे छोड़ के जो तुम जा रहे हो, ठीक है, नया बॉन्ड बनाने की फिराक में ये धनायन इस ऋणायन के साथ जुड़ना चाह रहा है। अब जरा देखो ध्यान से, जब इसके आसपास इतने सारे ऋणायन आ जाएंगे तो भैया इससे क्या मतलब? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, इन दोनों का बॉन्ड टूट रहा है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? ओके। और उस तरीके से इधर देखो, जब यहां पर Cl है, इसके आसपास इतने सारे धनायन आ रहे हैं, तो मैं तेरे से क्यों जुड़ू भैया? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का बॉन्ड वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। जैसे जैसे जल के अणु इनके बीच में घुसने लगेंगे, बिल्कुल बनाना है तो इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये जल में जाकर के जल योजित हो जाएंगे, अर्थात जल में डा करके ये Na+ जलीय, ये Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, जलीय। तो ये है जल योजन। और इस दौरान जो ऊर्जा निकलेगी, इस दौरान जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होगा, वही ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाएगा? He, हाइड्रेशन एनर्जी। He, हाइड्रेशन एनर्जी। जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो कहलाएगा यहां पर जल योजन ऊर्जा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर आप तो एक ही एग्जाम्पल दे रहे हो NaCl। अरे तेरी मर्जी पड़े MgCl2 डाल दे बेटा, तेरी मर्जी पड़े KCl डाल दे, तेरी मर्जी पड़े कॉपर सल्फेट डाल दे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दे, कैल्शियम सल्फेट डाल दे। ऐसा एग्जाम्पल दो ना जो समझ में आ जाए सबको। समझ में आ रहा है? MOT लगा करके क्यों देखेगा बेटा? आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिकों में MOT लगता ही नहीं, सहसंयोजक यौगिकों में लगता है। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो धनायन और ऋणायन अलग अलग हो गए, जिनके बीच में पहले बहुत सारा आकर्षण था, वह आकर्षण टूट गया और ऊर्जा निकल गई। वह निकलने वाली ऊर्जा क्या है? आपके जल योजन ऊर्जा है। क्या है? जल योजन ऊर्जा है। क्या है? जल योजन ऊर्जा है। अब ये जल योजन ऊर्जा कब ज्यादा निकलेगी, कब कम निकलेगी? कब ज्यादा निकलेगी, कब कम निकलेगी? तो जितना ज्यादा इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण, जितनी ज्यादा इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, जितनी ज्यादा इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, उतना जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा, उतना जल्दी इसके टूटने के चांस होंगे। तो जरा देखो ध्यान से, जालक ऊर्जा के बाद जल योजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लो, जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा He को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक।
जल योजन ऊर्जा, सोडियम का अपचयन होगा, ये ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या ये? थोड़ा पढ़ते हो तो यही खराब बात है ना, पूरा पढ़ा करो अनुराग। रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? जल अपघटन रेडॉक्स, जल के साथ क्रिया हो रही है, नॉर्मल अभिक्रिया है, ठीक है। आयन में पहले ही आयनित था वो, तो आयन में पहले ही Na+ था, बाद में भी तो Na+ हुआ, कैसा बालक है? थोड़ा पूरा पढ़ के आया कर बेटा, जहां से पढ़ के आ रहा है। ये भी +1 में ही, ये भी +1 में, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, कहां से पढ़ के आया था? हाँ जी। अब जल योजन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले, अब्दुल रहमान बोल रहा है अपचयन। अभी अभी मैं बोल के निपटाऊं, कुछ भी नहीं हुआ, पहले भी +1 में था, बाद में ही +1 में। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, जल योजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला कारण आवेश, बोले तो चार्ज। तो जरा देखो ध्यान से, अगर धनायनों या ऋणायनों पर आवेश जितना ज्यादा होगा, वो जल के विपरीत आवेशित सिरे को अपनी ओर उतना तेजी से खींचेंगे। धनायन ज्यादा है तो धनावेश जितना ज्यादा होगा, ऋणायनिक सिरा उसके चारों ओर मंडराते आ जाएगा। जहां शक्कर होगी वहीं तो चींटियां आएगी ना उसके आसपास। शक्कर का टुकड़े डाल दो आप, शक्कर जहां ज्यादा होगी वहां चींटियां ज्यादा आएगी। तो जरा देखो ध्यान से, जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा उसको जल के अणु उतना घेर लेंगे। तो इतना ज्यादा मस्ती कर रहा था अभी, याद देख तो खोपचे में लेते हैं इसको, ठीक है। तो आवेश मतलब आवेश ज्यादा बढ़ेगा तो अन्योन्य क्रिया उतनी ज्यादा हो जाएगी, अन्योन्य क्रिया उतनी ज्यादा होगी। अन्योन्य क्रिया ज्यादा तो उससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, वही निकलने वाली ऊर्जा क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो कहने की बात सिंपल सी ये है कि यार जो हाइड्रेशन एनर्जी वो आवेश के समानुपाती, चाहे आवेश धनावेश का हो या ऋणावेश का हो, आवेश के समानुपाती है, आवेश के समानुपाती है। जितना ज्यादा आवेश होगा चालक ऊर्जा उतनी ज्यादा निकलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धनायन, जैसे कि अगर मैंने ले लिया यहां पर Na+, Mg+2, Al3+, किसका जल योजन ज्यादा होगा? उसका, क्योंकि उस पर आवेश ज्यादा है, उसको ज्यादा जल के अणु अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए लेटेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेटा ऋणायन के तौर पर F-O-2 और N3-, तो जरा देखो ध्यान से, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है तो उसको धनावेश अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो आवेश के तो समानुपाती भैया, जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा जल योजन ऊर्जा। सेम कॉपर प्लस और कॉपर 2+, कॉपर 2+ पे ज्यादा आवेश है तो उसका जल योजन ज्यादा होगा, इसलिए इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। कॉपर +1 से कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा जल योजन ऊर्जा निकलती है। हाँ जी, थैंक यू बेटा ज्योति। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। दिमाग मत लगाओ ना सत्यम मिश्रा जब नहीं है। मिश्रा जी दिमाग काहे लगा रहे हो? आपने हमको पैसा दिया है ना, तो उस पैसे का इस्तेमाल आपको में हम पूरा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, आप दिमाग मत लगाओ एक्स्ट्रा। ओके, आगे, अब आगे आवेश वाला समझ में आ गया? अरे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो भाई, आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी। हाँ जी, दूसरा पॉइंट साइज मैटर करता है। साइज देखो, दो लोग ना, मान 2 आदमी है, एक ना जैसे कि मेले में गए, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ये छगन
इसका छोटा भाई मगन, दोनों गए मेले में, ठीक है, मेले में, ठीक है, यहाँ मेले में ये गए, पता नहीं कुछ, हाँ ये मेले में गए, ठीक है, मेले में गए दोनों, ठीक है, चिमटा खरीदने, हामिद, ठीक है, ये हामिद का बड़ा भाई, दोनों गए चिमटा खरीदने। अब चिमटा खरीदने गए, लेकिन सॉरी इसका नाम ये हामिद है, ठीक है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम है, दोनों दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, हामिद, चलो ठीक है, इसका नाम हामिद रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन शमी रख देते हैं, ठीक है। दोनों दोस्त थे, दोनों मेले में चिमटा खरीदने गए। याद आई ये हामिद वाली कहानी, है ना। तो हामिद और ये शमी दोनों चिमटा खरीदने गए। अब भाई साहब मेले में बहुत सारी भीड़ में गुम गए, तो हाथ छूट गया, शमी निकल के बाहर आ गया, हामिद बीच में फंसा रह गया। तो बड़ा साइज वाला तो चुपचाप निकल जाएगा, छोटा वाला फंस जाएगा, तो ये फंस गया। तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ा होगा ना आपने हामिद वाली कहानी, चिमटा दादी के लिए चिमटा लेकर आया था। ओके, हाँ जी। तो साइज मतलब आकार। तो यार जो जितना छोटा होगा ना उसको आसानी से खोपचे में ले लिया जाएगा। इधर आ जा तू साइड में। जो बड़ा होगा वो निकल जाएगा। यस और नो, समझ में आया क्या? जो बड़ा होगा वो निकल जाएगा, छोटा आदमी वही फंस जाएगा ना। मेले में कौन घूमते हैं? छोटे बच्चे के बड़ा आदमी, छोटे बच्चे घूमते हैं। उनको वो झुंड में फंस जाते, ऊपर देख ही नहीं पाते कि पिताजी कहाँ चल रहे हैं। हाँ है ना। तो जरा देखो ध्यान से, जिसका आकार छोटा होगा, क्या उसका जलयोजन ज्यादा होगा? और जलयोजन ज्यादा होगा तो जालक ऊर्जा ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी। सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो यहां पर भाइयों क्या हम उदाहरण से समझ सकते हैं किसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा आएगी, कि Li प्लस की, कि यहाँ पर Na प्लस की, कि K प्लस की, कि Rb प्लस की, कि CS प्लस की। ये छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा, ये बड़ा, ये और बड़ा, और ये और बड़ा। तो क्या यार ये छोटा आयन है, छोटे आयन को ऑप्शन आ जा साइड में, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है, ओके। समझ में आया? छोटा आयन की जालक ऊर्जा ज्यादा रहेगी, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा रहेगी। इसमें भी जरा देखो ध्यान से, खोपचा मतलब साइड में लो इसको, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यार कैसे पढ़ाऊं यार, अब तो क्या करूं मैं, जब तुम घर जाके कुछ करते नहीं हो। यहां पे तुम्हारे नाम कभी कभी प्रकट होते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे साइज घटता, अरे धनायन और ऋणायन का जलयोजन अलग अलग होता है ना पृथ्वीराज चौहान। धनायन और ऋणायन का जलयोजन अलग अलग होता है क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग होता है। देख यहाँ पे देख, धनायन को अलग जल के अणु घेर रहे हैं, ऋणायन को अलग जल के अणु घेर रहे हैं, ठीक है। तो धनायन का अलग से जलयोजन होगा, ऋणायन का अलग से जलयोजन होगा, ठीक, ओके। तो यहां पर फिर एक साथ दोनों का कंबाइन भी देख लेंगे, लेकिन पहले सब्र करो, ठीक है, ओके। तो छोटा आकार है, छोटा आकार का जलयोजन ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता है ना, कि नहीं बढ़ता है। वेरी गुड। तो उसका जलयोजन ज्यादा होता है। समझ में आया? अब ऋणायन में देखो, जैसे कि
जैसे कि एक है F माइनस, एक है Cl माइनस, एक है Br माइनस, एक है I माइनस। तो सबसे बड़ा आकार किसका? देखो बाएं से दाएं चले, ऊपर से नीचे चले, आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। वो बड़े आकार है, ये छोटा आकार है, तो छोटे वाले का आ जा साइड में, ठीक है। चलो इसको लो खोपचे में, ठीक, ओके। F माइनस का जलयोजन ज्यादा होगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं कहना चाह रहा हूं? सर जो छोटा है वो भीड़ से निकल के भाग भी जाएगा ना, बड़ा फंस जाएगा। अरे यार मैं तुम्हें सिंपल सिंपल चीजें बताने लगता हूँ, उदाहरण में भी तुम ना अपना नुस्ख घुसेड़ देते हो। मैं तुम्हें बस सिंपल उदाहरण से बता रहा हूँ यार, उदाहरण मेरे मन का है ना, तेरे मन का नहीं है ना, तो मेरे मन की बात होगी ना उदाहरण में, तो ठीक है। अब आगे जरा देखो, हाँ दोनों का सेम ही होता है बेटा, ओके। तो क्लियर है? तो कुल मिलाकर के तेरा उदाहरण घुस रहा है उसमें, मेरा उदाहरण है तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा उदाहरण घुसाऊंगा ना, तो अपना उदाहरण क्यों घुसा रहा है उसमें? सर ऐसा भी तो हो सकता है उदाहरण ही गलत है आपका, तो सब बड़ा वाला तो मोटा आदमी तो बच जाएगा, पतला आदमी तो पतली गली से निकल जाएगा। भाई मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं ना, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, कुल मिलाकर के यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है, कुल मिलाकर के यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि बेटा जो छोटा होगा उसका जलयोजन ज्यादा होगा, उसको ज्यादा जल के अणु घेरेंगे और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? अब इतनी बात हो गई, तो धनायन का जलयोजन देख लिया, ऋणायन का जलयोजन देख लिया, सारा जलयोजन देख लिया। तो एक बार जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ क्वेश्चन विश्चन लगा लें। निम्नलिखित क्षार धातु में जल योजित लवण कौन देता है? हाँ या ना? निम्न में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है? किसका जलयोजन ज्यादा होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर रुबिडियम, सीजियम? तो जरा देखो ध्यान से यार, देखो आकार, आकार जितना छोटा होगा जलयोजन ज्यादा होगा, जलयोजन अधिक होगा। तो जलयोजन बेटा क्षार धातुओं में तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही ऐसा होता है, सिर्फ लिथियम ही ऐसा होता है जिसका जलयोजन होता है, बाकी तो जलयोजित आयन बनाते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम। क्या मेरी बात समझ में आई क्या रसगुल्लो? अब अगला, क्षार धातु आयनों की जलयोजन एंथैल्पी, क्षार धातु आयन। अब क्षार धातु लिथियम, आयन, आयन बना दो सबके, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ने के कारण घटती है क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ने के कारण बढ़ती है क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ने के कारण नियत रहती है क्या? सबसे पहले लिथियम से पोटेशियम तक घटती है, फिर बढ़ती है क्या? तो सिंपल है, घटती है क्योंकि आकार बढ़ता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं बेटा तो साइज बढ़ता है, तो जलयोजन घटता है, तो जलयोजन ऊर्जा भी घट जाएगी। ऊर्जा बोलो या एंथैल्पी बोलो, बात एक ही है। समझे कि नहीं समझे? पूर्णिमा जी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब दोनों बैच बराबर आ गए ना। स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे, रीजन क्या था कि बैच 1 और बैच 2 को मर्ज करना था, तो बैच 1 वैसे ही स्लो चला रहे थे हम। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया भैया? खत्म। ये तो सेम वही क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप यहां पर आपको साइज वाला फंडा समझ में आ गया क्या? क्या आपको हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा? बिस्तर
तान के सो जाओ चुपचाप। नहीं आ रहा है तो रेगुलर आओगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है, ओके। हाँ, ईमानदारी से बता, डेली क्लास देखता था? विद्या रानी कसम खा, डेली के साथ क्लास देखता था? डेली की डेली जो पढ़ाता था रिवाइज करता था? डेली की डेली होमवर्क करता था क्या? हफ्ते में तू 5 हफ्ते में मुश्किल से 3 दिन क्लास देखता होगा, तेरा बैकलॉग ज्यादा हो रहा होगा। अब आगे, अब आगे, अब यार जैसे होते हैं ना उनके साथ वैसे ही बात करनी पड़ती है बेटा, जैसे होते हैं ना उनके साथ वैसे ही करनी पड़ती है बात। अब आगे देखो ध्यान से, हाँ जी, HE का आवर्ती विचलन, आवर्ती विचलन, HE का आवर्ती विचलन, HE का आवर्ती विचलन, HE का आवर्ती विचलन। बैकलॉग नहीं है तो फिर बेटा कैसे काम नहीं चल रहा है? यह तो कक्षा 11वीं की बात है यार। HE का आवर्ती विचलन, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो जरा देखो ध्यान से, बाएं से दाएं चलने पे साइज छोटा होता जाता है तो जल योजन ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी घटती जाती है। सेम जैसे जालक ऊर्जा था वैसे ही ये था, सेम जैसे ही जालक ऊर्जा है वैसे ही ये है। क्लियर हो गया? अरे यार, प्रभावित करने वाले कारक में क्या था यार? जिस पर आवेश ज्यादा है उसका जल आवेश ज्यादा, अन्योन्य क्रिया ज्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ या ना? क्लियर हो गया? वो एक दूसरे से मिलने के लिए और ज्यादा उत्तेजित रहेंगे। यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ भागेगा। आवेश पड़ा होगा ना फिजिक्स में, चुंबक कुंबक चिपकाई होगी ना बचपन में, जो बढ़िया चुंबक होती फटाक से चिपक जाती है। ओके, अब आगे, अब आगे, अब आगे। तो हमने जल योजन ऊर्जा भी समझ लिया, जालक ऊर्जा भी समझ लिया। अब काम की बात आती जल योजन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ अनुप्रयोग। जल योजन ऊर्जा के अनुप्रयोग, जल योजन ऊर्जा के अनुप्रयोग, जल योजन ऊर्जा के अनुप्रयोग, जल योजन ऊर्जा HE के अनुप्रयोग। हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशन, क्या क्या इसके अनुप्रयोग है, इसकी मदद से हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, जल योजित आयन का आकार समझना है। जल योजित आयन का आकार, जल योजित आयन का आकार, जल योजित आयन का आकार, जल योजित आयन का आकार। देखो ध्यान से, यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, जल योजित आयन का आकार। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार। देखो ध्यान से, बड़ा आयन तो आराम से निकल गया, छोटा आयन फंस गया, उसको ज्यादा जल के अणुओं ने घेर लिया। जल योजित आयन का आकार समझना, छोटा आयन, जितना छोटा आयन होगा, आयन का आकार ऐसे लिखते हैं ना, छोटा आयन क्या लिखते हैं, आयन का आकार, आयन का आकार जितना छोटा होगा, क्या उसको ज्यादा जल के अणु घेरेंगे? हाँ या ना? उसको ज्यादा जल के अणु घेरेंगे। कमजोर आदमी तो पिसता है, हाँ या ना? तो उसको ज्यादा जल के अणु घेरेंगे, अर्थात उसका जल योजन ज्यादा हो जाएगा, उसका जल योजन ज्यादा हो जाएगा, जल योजन ज्यादा हो जाएगा। अर्थात वो इतना गिर गिर के इतना बड़ा हो जाएगा, उस पर पाप इतना सारा हो जाएगा, बहुत सारा। जरा देखो ध्यान से यहां पर,
जितना छोटा आयन होगा उसका जल योजन उतना ज्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जरा देखो ध्यान से, एक बात निकल करके आती है, आयन का आकार जितना छोटा उसका जल योजन ज्यादा। तो बाद में जो जल योजित आयन बनेगा, बाद में जो जल योजित आयन बनेगा, जल योजित आयन, उसका आकार उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो घिरता हुआ इतना मोटा हो जाएगा ना। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, लिथियम प्लस एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय, और यहां पे मैं लेता हूं Na प्लस एक्वस, सोडियम प्लस आयन एक्वस। देखो ध्यान से, लिथियम का आकार छोटा होता है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। सोडियम का आकार बड़ा होता है। छोटा आकार वाला का ज्यादा जेड इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का। जितना ज्यादा छोटा आकार होगा उसका नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतना तेजी से खींचेगा, अर्थात इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसका जेड इफेक्ट कम है। इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, नाभिकीय आकर्षण, इसका जेड इफेक्ट कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा देखो ध्यान से, हमको पता है ये लिथियम का नाभिक, ये छोटा आकार, इसका आकार कंपैरेटिवली लार्ज होता है, हाँ या ना? तो जरा छोटा आयन ज्यादा जल के अणुओं को अपनी ओर बुलाएगा, क्योंकि इसका जल योजन ज्यादा होगा तो ज्यादा जल के अणु इसको घेर पाएंगे। तो जरा देखो ध्यान से, इसके चारों ओर जल की एक परत बन जाएगी, वो तो इसके ही बन जाएगी, लेकिन बड़े आयन ज्यादा परतें बनाई नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जेड इफेक्ट फिर घट जाता है ना। इसका तो जेड इफेक्ट अभी भी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, इस वजह से ये ज्यादा जल के अणुओं को अपनी चारों ओर घेर लेता है, चारों ओर इसके ज्यादा जल के अणु लपेट जाते हैं, और इस वजह से इसका साइज ना उसके भी आकार से बड़ा हो जाता है। तो कहने की बात ये है, जो जितना छोटा आयन होगा जल में वो उतना बड़ा हो जाएगा। जल योजित आयन का क्रम, जल योजित आकार, जल योजित आयन के आकार का क्रम, जो जितना छोटा होगा उसका जल योजन ज्यादा होगा, और उससे उसका जल योजित आयन उतना ही बड़ा हो जाएगा। अरे विशाल बामनिया बेटे पढ़ लेना, कमेंट क्यों कर रहा है बार बार? जेड इफेक्ट टॉप टू बॉटम पर कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड गंगा लोधी बेटा, पर ये आयन है, वो उदासीन परमाणुओं के लिए था। वेरी गुड, ये आयन है, ये लिथियम आयन है, वो सोडियम आयन है। ठीक है, आयनों में चेंज हो जाता है। ठीक है, आवेश के ऊपर डिपेंड करता है। फिर समझ में आया? समझे कि नहीं समझे कि यार इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा जल के अणु इसको कैप्चर कर लेंगे, और वहां पर वो बड़ा आयन है उसका जेड इफेक्ट कम है तो वहां पर उसका जल योजित आयन का आकार घट जाएगा। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो क्या ये हर एक के लिए लागू होगी? क्या ये हर एक के लागू होगी? तो चलो देखो ध्यान से यहां पर आगे की कहानी। तो यहां पर नोट लगा के लिख लेंगे, नोट लगा के लिख लेंगे, छोटे आयन का जल योजन अधिक होता है, अधिक होता है, इस कारण इसीलिए उसके जल योजित आयन उसके जल योजित आयन का आकार उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। जितना छोटा था दिखने में बड़ा है,
बाहर से बहुत कम, अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे तो मैं दिखता शरीफ हूं, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हूं मैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा आकार का क्रम, अगर मैं सिर्फ लिथियम प्लस की साइज की बात करूं, सोडियम प्लस की साइज की बात करूं, पोटेशियम प्लस की साइज की बात करूं, रुबिडियम के साइज की बात करूं, सीजियम के साइज की बात करूं, तो जरा देखो ध्यान से, नॉर्मल आयन है, जलीय अवस्था में नहीं है, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, क्या लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या कोश बढ़ते जाते हैं? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, कोश बढ़ते जाते हैं, तो आकार बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यही आकार जल योजित आयनों के लिए हो। अब यही आकार का क्रम ऐसे कर देते हैं ना, आकार का क्रम आपको बताना हो, लिथियम एक्वस हो तो, सोडियम एक्वस हो तो, पोटेशियम एक्वस हो तो, रुबिडियम एक्वस हो तो, सीजियम एक्वस हो तो, जलीय हो तो, भैया मामला वक्त बदल गया, एकदम से जज्बात बदल गया, तो लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जलयोजन ज्यादा हो रहा है, तो उसको जल के ज्यादा जल के अणु घेर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड फाइटर। ऊपर वाला नॉर्मल के लिए, नीचे वाला जलीय माध्यम में। तो ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछ लूं बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ एक्वस एक्वस, तो अब आप आंख बंद के फटाफट से बोलो तुरंत बेझिझक, आकार किसका बड़ा होगा? आकार में बड़ा कौन? आकार में बड़ा कौन? आकार में बड़ा कौन? जलीय है ना, छोटा आयन, ज्यादा जलयोजन, तो बड़ा आकार। ठीक है, वेरी गुड। अब ये पॉइंट समझ में आ गया। तो पहला अनुप्रयोग ये था कि इसकी मदद से हम जल योजित आयनों का क्रम समझ सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, नॉर्मल में तो मैग्नीशियम 2+ बड़ा होता है ना। दूसरा अनुप्रयोग, गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता, तो जरा देखो ध्यान से, जो जितना ज्यादा जल योजित योजित आयन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, जल योजित आयन जितना बड़ा होगा उसका हिलना डुलना बंद हो जाएगा, हाँ या ना? जल योजित आयन जितना बड़ा होगा वो हिलडुल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा जल के अणु घेर के बैठे हुए हैं, हाँ या ना? जैसे कि बात करते हैं हम आयन, क्यों, कौन से आयन सबसे ज्यादा गति करेंगे? जिनके आसपास कुछ नहीं हो, एकदम फ्लो, बहती हवा सा था वो, ठीक है। लेकिन जिसके चारों ओर समस्या ही समस्या है यार, घर की समस्या है यार, परिवार की समस्या है यार, पढ़ने की समस्या, नौकरी की समस्या, गर्लफ्रेंड की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या, वो तो एकदम
परेशानियों से ग्रस्त रहेगा। लेकिन जिसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त मगन, वो ज्यादा गतिशील होएगा। तो यार जिस जलयोजित आयन का आकार बड़ा होगा उसकी गतिशीलता कम होगी कि नहीं होगी, बोलो ना यार। उसकी मोबिलिटी, उसकी हलचल कम हो जाएगी ना, हाँ या ना, कि यार तुम जाओ यार। या फिर शादी, वो बोलते ना अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है, तो बस उसका पूरा दिन उसी में लगा रहता है, हाँ ना। अकेला आदमी बदलाव लेके आता है, ठीक है, बोलते हैं ना। तो भैया जो जल योजित हो चुका है उसकी गतिशीलता घट जाएगी ना, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, तो किसकी गतिशीलता ज्यादा होगी? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आयनों की गतिशीलता के बारे में, तो जिसका जलयोजन कम होगा उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, यस और नो। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं लिथियम प्लस जलीय, सोडियम प्लस जलीय, अगर मैं आपसे पूछ लूं पोटेशियम प्लस जलीय, रुबिडियम प्लस जलीय और सीजियम प्लस जलीय, तो क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं, क्या जलयोजित आयन का आकार, क्या लिथियम का जलयोजन सबसे ज्यादा होता है तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। तो जलयोजित आयन का आकार घट रहा है क्या? लिथियम का जलयोजन सबसे ज्यादा, तो उसकी भागदौड़ बंद, तो गतिशीलता बंद। उसका आकार छोटा तो भागदौड़ ज्यादा, हाँ या ना। जलयोजित आयन का आकार, ठीक है बेटा, ओके। तो गतिशीलता ज्यादा, तो सबसे ज्यादा गतिशीलता भाई साहब इनकी। तो गतिशीलता का क्रम आया कि नहीं आया? बोलो, तो लिख लिया करो फटाफट से। हाँ, मोटा आयन है ना, धीरा चलेगा वो, ठीक है। अरे क्या हो गया ये? मोटा आयन धीरा चलेगा। अब जरा देखो ध्यान से आगे, इसी के हिसाब से अगला चालकता, कंडक्टेंस, आयनों के प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आयनों के प्रवाह की दर क्या धारा कहलाती है? आयनों के प्रवाह की दर क्या धारा कहलाती है? आयनों के प्रवाह की दर क्या धारा कहलाती है? जितना ज्यादा आयन प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी, अर्थात चालकता ज्यादा होगी। तो कहने की बात ये है, बात ऐसी है, घर जैसी है, चालकता समानुपातिक गतिशीलता। जिस आयन की गतिशीलता ज्यादा होगी, जिसके फ्लो होने की दर ज्यादा होगी, उसकी चालकता ज्यादा होगी। तो जो आयनों की गतिशीलता का क्रम है वही चालकता का क्रम होगा ना यार। बोलो, समझ में आया? तो क्वेश्चन यहां पर LIF, ठीक है, गतिशीलता का बढ़ता क्रम बताएं, चालकता का बढ़ता क्रम बताएं। चालकता का बढ़ता क्रम बताएं जलीय माध्यम में चालकता का गतिशीलता क्रम बताएं। LIF, NAF, CSF, RBF, KF, इनका
क्रम बताएं। तो सिंपल सी बात है यार, दिमाग लगाओ। सब में फ्लोरीन 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 फिक्स है, सब में फ्लोरीन फिक्स है। अरे आपको ऐसा उठपटांग क्वेश्चन नहीं मिलता बेटा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है, बस आपको उसका सिंपल सा जवाब देना आना चाहिए बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। ठीक है संदीप, तू लिख दे आके यहाँ पे। ठीक, ओके। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर चालकता का क्रम। तो चालकता गतिशीलता के समानुपाती होती है। तो यार यहाँ पर लिथियम प्लस एक्वस आयन बनेगा, यहाँ पे सोडियम एक्वस बनेगा, यहाँ पे सीजियम एक्वस बनेगा, यहाँ रुबिडियम एक्वस बनेगा, वहां पोटेशियम एक्वस बनेगा। जब जल में डालेंगे तो आयनित हो जाएंगे ना, आयन बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयनों की, तो जरा देखो ध्यान से, हाँ या ना, कर सकते हैं फटाफट से। अच्छा एक और चीज, दोनों हाइड्रेशन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, दोनों हाइड्रेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। एक ही तो बार लिखा है भैया, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से, मतलब जल योजन ऊर्जा का उल्टा कर दो। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हम देखें इसको सीक्वेंस में जमा लो, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीजियम का फ्लोराइड आता है। तो सबसे ज्यादा जल योजन इसका हुआ, अर्थात इसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा रहेगी, हाँ या ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन ऊर्जा घट रही है क्या, बोलो ना यार, क्या जल योजन ऊर्जा घटेगी? इसका जल योजन ज्यादा हुआ अर्थात उसका जल योजन कम हुआ, अर्थात उसमें जो आयन बनेंगे उनकी गतिशीलता ज्यादा होगी, गतिशीलता ज्यादा होगी तो चालकता भी ज्यादा होगी, हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी, लो जी, लो कर लो बात। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसका जल योजन सबसे ज्यादा होगा तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, आयनों के बहने की दर कम हो गई तो चालकता कम हो गई। डंडन अडंडन, आगे बढ़ो। अगला चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट एक बढ़िया क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, उसको देखना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा विलायक का परावैद्युतांक, विलायक का परावैद्युतांक। इसको एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, इसको एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। हाँ जी, एप्सिलॉन फिजिक्स में आता है ना सर, पर या एक्वस नहीं है। अरे एक्वस ये जलीय लिख रहा है ना, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, जलीय माध्यम में लिखा हुआ है ना रिया। ओहो, ओम फो 9:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, जिसको जाना है जाओ और करो कमेंट। विलायक का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक क्या होता है सर? विलायक का परावैद्युतांक क्या होता है? ये उसकी क्षमता को बताता है, ये उसकी, विलायक का परावैद्युतांक विलायक की क्षमता को बताता है। कैसे? कि वो कितनी, जिसका परावैद्युतांक ज्यादा, अर्थात उसकी किसी विलेय को अपने में घोलने की क्षमता ज्यादा। क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को सुनो। विलायक का परावैद्युतांक क्या होता है? यह विलायक की क्षमता को बताता है कि कोई भी विलेय उसमें कितना अच्छे से विलेय हो सके। जिसका परावैद्युतांक ज्यादा, उसके अपने में घोलने की क्षमता ज्यादा। जैसे कि जल सार्वत्रिक विलायक होता है, सबको घोल लेता है अपने अंदर, क्योंकि उसका परावैद्युतांक बहुत ज्यादा होता है, 80 के लगभग। तो जरा देखो ध्यान से, यह क्या होता है? यह पहली बात तो परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर विलायक की किसी भी विलेय
को अपने में घोलने की क्षमता को व्यक्त करता है, क्षमता को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, बात ऐसी है, घर जैसी है, जिसका परावैद्युतांक ज्यादा अर्थात उसके अंदर चीजें जल्दी घुलेगी, हाँ या ना बोलो। जिसका परावैद्युतांक ज्यादा उसके अंदर चीजें घोलने की क्षमता ज्यादा, हाँ या ना। जिसका परावैद्युतांक ज्यादा उसके अंदर चीजें उतनी जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, चीजें उसके अंदर उतनी जल्दी घुल जाएगी, हाँ या ना। हाँ हाँ या हाँ या ना। सत्यम प्रजापति, जेड इफेक्ट बराबर नाभिकीय आवेश माइनस नाभिक की तरफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्ट का रिपल्शन होगा ना। तो सर प्लीज बताएं। बाय सर आप क्लियर नहीं करते हैं, प्लीज पढ़ाते मस्तों पर सुनते नहीं हो। बाय। अरे सत्यम प्रजापति क्या हो गया यार, जेड इफेक्ट का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जेड इफेक्ट नाभिकीय आकर्षण है, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जल के अणुओं को अपनी ओर बुलाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो छोटा आयन होगा ना वो ज्यादा जल के अणुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। छोटा बच्चा ज्यादा मस्ती करता है, बड़ा नहीं करता। छोटा बच्चा ज्यादा लौटता है धूल में, नहीं मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए। मेले में क्या ले गए, सबके सामने बेइज्जती करवा दी उसने लेट लेट के। तो वही छोटा आयन है वो, ठीक है। तो छोटा आयन ज्यादा जल योजित होगा तो उसको ज्यादा जल के अणु घेर लेंगे, उसको मेला बहुत आकर्षित करेगा, हाँ है ना। तो उसको ज्यादा जल के अणु घेर लेंगे, ठीक, ओके। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, जिसका परावैद्युतांक ज्यादा अर्थात वो अपने अंदर सबको घोल लेगा, वो अपने अंदर सबको घोल लेगा। तो वही बात है, मेरा परावैद्युतांक ज्यादा है, मैं हर तरह के बच्चों को झेल रहा हूं। जिस दिन झेलना बंद कर दूंगा उस दिन पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यार परावैद्युतांक ज्यादा, विलायक का परावैद्युतांक अर्थात एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा कोई भी चीज उसके अंदर उतने जल्दी घुल जाएगी, अर्थात जल योजन बढ़ जाएगा। जल योजन बढ़ जाएगा तो जल योजन ऊर्जा भी तो बढ़ जाएगी, हाँ है ना। तो जरा देखो ध्यान से, परावैद्युत स्थिरांक बढ़ेगा तो जल योजन बढ़ेगा, अर्थात विलायकन ज्यादा बढ़ेगा, विलायकन बढ़ेगा, विलायकन बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, हाँ या ना। क्या जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी अगर एप्सिलॉन आर बढ़ेगा? तो इतना बता दो ना यार, समझ में आया। अगर यहां पर जल विलायक का परावैद्युत स्थिरांक बढ़ गया, मान लो 4 तरह की विलायक है, ए बी सी डी, एक का जल एप्सिलॉन, एक का परावैद्युत स्थिरांक है 10, एक का 20, एक का 30, एक का 40, तो 40 वाले में चीजें ज्यादा घुलेगी ना मेरे लाल। वही चीज इसमें कम घुलेगी, इसमें ज्यादा घुलेगी, इसमें सब और ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा घुलेगी। इसकी परावैद्युत स्थिरांक का मान सबसे ज्यादा है, अर्थात इसमें विलेयता ज्यादा होगी, विलेयता ज्यादा होगी, जल योजन ज्यादा हुआ, जल योजन ज्यादा हुआ अर्थात जल योजन ऊर्जा ज्यादा आई। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा तो जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी ना, थोड़ा दिमाग तो लगा। तो अगर एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो अब बताना मुझे 1 एप्सिलॉन आर बढ़ेगा या घटेगा? एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो 1 एप्सिलॉन आर बढ़ेगा या घटेगा? ये बता। एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो 1 एप्सिलॉन आर बढ़ेगा या घटेगा? एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो 1 एप्सिलॉन आर बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा, घटेगा। वेरी गुड। तो मुझे बता सकते हो 1 - 1 एप्सिलॉन आर क्या होगा? 1 - 1 एप्सिलॉन आर क्या होगा? ये बढ़ा, ये घटा, घटता गया, घटता गया, घटता गया। तो एक में से हर बार राशि यहां पे पहले कुछ मान रखा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है, 1 कर दिया, घट जाएगा, 1 कर दिया, घट जाएगा। ये वाला मान घट रहा है। तुमने हर बार यहां छोटा मान रखा, हर बार छोटा मान रखे। जैसे कि 1 में से तुमने एक बार 0.5 माइनस करा, फिर अगली बार 1 में 0.4 माइनस करा,
तो 0 में से 1 में 0.5 घटाओ, 0.5 बचेगा। लेकिन आपने 0.4 घटाया तो 0.6 बचेगा। तो 0.5 से बड़ा होता है 0.6, तो ये बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सा गणित लगाओ ना यार। 1 में से आप हर बार छोटी छोटी संख्या घटाते जा रहे हो, पहले बड़ी घटाई, फिर उससे छोटी घटाई, फिर उससे छोटी घटाई, तो अंतर तो बढ़ता जाएगा ना। समझो ना बात को। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बात ऐसी है घर जैसी है? तो यार 1 - 1/εr बढ़ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, अगर परावैद्युत स्थिरांक बढ़ता है भाइयों तो क्या जालक ऊर्जा बढ़ती है? हाँ या ना बोलो। अगर परावैद्युत स्थिरांक बढ़ता है भाई साहब तो जालक ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर ये बढ़ेगा तो भी तो बढ़ेगी, क्योंकि ये और ये दोनों बढ़ते हैं तो ये भी तो बढ़ेगा। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आया, और जिस पर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था भाई साहब कि विलायक के परावैद्युत स्थिरांक, विलायक के परावैद्युत स्थिरांक, विलायक के परावैद्युत स्थिरांक εr एवं जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा में सही संबंध होगा, सही संबंध होगा। फर्स्ट, जल योजन ऊर्जा क्या समानुपाती होती है εr के? दूसरी, जल योजन ऊर्जा समानुपाती होता है 1 - 1/εr के। तीसरा, जल योजन ऊर्जा समानुपाती होता है 1/εr के। और चौथा, तीनों सही है। हाँ जी, इसको हटाओ, चौथे को हटाओ, तो ए ऑप्शन, ठीक है, सही बताना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बी ऑप्शन, पहला दूसरा ही सही है। सी ऑप्शन, पहला तीसरा ही सही है। डी ऑप्शन, दूसरा तीसरा ही सही है। अब बताइए, ये आया था आपके पेपर में क्वेश्चन, लो कर लो बात। सर आंखों में दर्द हो रहा है, तो बेटा जब इतनी देर पहले कमेंट कर रहे थे, जब मैं बोल रहा था तब क्या हो रहा था बेटा? अब जरा देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर की बात हो रहे, बस ये क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट है, फिर इसके बाद डाउट सोल्व करूंगा बच्चों के। हाँ जी, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से। जिसका परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा होगा उसके अंदर जल योजन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। सेम ही कंपाउंड को मैं 4 अलग अलग विलायकों में घोल रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जल योजन ऊर्जा कहां निकलेगी? जिसका परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा होगा। तो जरा देखो ध्यान से, जिसका परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा, अर्थात ये दोनों तो समानुपाती है भाई साहब। तो पहला स्टेटमेंट तो सत्य बात है। अब जरा देखो ध्यान से, फिर मैंने क्या लिखाया? 1/εr घटेगा तो वो बढ़ेगा, तो He बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो He इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, अर्थात He किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ? He व्युत्क्रमानुपाती हुआ 1/εr के। हाँ या ना? 1/εr के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, क्योंकि यह राशि अगर घटती है तो वो राशि बढ़ती है, अर्थात इस राशि के यह राशि व्युत्क्रमानुपाती हुई। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जरा देखो ध्यान से, इस राशि के बढ़ने पर ये राशि बढ़ रही है, अर्थात दोनों के दोनों समानुपाती है। ये बात सत्य है, ये बात गलत है? तो जरा देखो ध्यान से, पहला और दूसरा सत्य है, अर्थात बी फॉर बॉम्बे। क्या बात है बेटा, एसएसडी। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि जो जलयोजन ऊर्जा होती है वो एप्सिलॉन आर के समानुपाती होती है, ये बात सत्य है, और इसके भी समानुपाती होती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ओके, अब जिसको जाना है वो जा सकता है, इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अब किसी को डाउट पूछ सकता है। एंड कर दिया भाई, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बस कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको डाउट पूछना है वो डाउट पूछ सकता है। सर साइज बढ़ने पर HE तो घटता है ना, फिर ये घटेगा तो इनवर्सली कैसे घसीलता क्या बोल रहा है बेटा? घुलनशीलता। समझ नहीं आया बेटा क्या पूछना चाह रहे हो यार? हिंदी में लिख दे यार, इंग्लिश में हिंदी लिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा वो। आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले लो। क्यों ले ले? इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाना चाहता बेटा मैं कि संडे को भी आऊं। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन भी तो होगा ना बेटा? नहीं होगा। इस राशि के तो व्युत्क्रमानुपाती ना, तो वो ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा होता तो सत्य होता। ठीक है, राधे राधे जी। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, किसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्लो है तो बेटा बढ़ाओ यार, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन लगाओगे तो बढ़िया होगा। ओके, IE डाउट सर LE का सही क्रम होगा। गुरुजी सर को बोल देना मुझे ब्लॉक कर रहे हैं बेवजह। तो बेवजह बेटा चिल्लाता होगा, तो मैं रहा तो जाता नहीं है। आप प्लीज एक थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, छोटी छोटी चीजें यार। छोटी छोटी चीजें तो मैं बताता हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ उड़ा रहा हूं या तुम्हें कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूं। अगर मैं हकीकत में 13 वालों की तरह पढ़ाऊं ना तुम्हें, मैं तुम्हें 11th वालों की तरह थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पढ़ाता हूं। अगर मैं अपने वाले पे आ जाऊं ना बेटा, तो मैं तो इतना थ्योरी पढ़ाऊं ही ना, डायरेक्ट धड़ 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 13 वालों को जैसे पढ़ा देना ड्रॉपर बैच वालों को, वैसे पढ़ाओ ना, तो फिर अलग ही बात है। ठीक है, तुम में से बहुत सारे बच्चे यही नहीं पता उनको विद्युत ऋणता क्या होता है। चलो विद्युत ऋणता पता है, लेकिन EN क्या होता है ये नहीं पता। क्वेश्चन नहीं लगता है। डॉक्टर अमृता बेटा क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ, उसका पहले थ्योरी पढ़ लो और फिर क्वेश्चन लगाने बैठो। अगर नहीं लगता है उसके सॉल्यूशन को समझो, सॉल्यूशन को समझो और फिर बिना देखे खुद वापस से ट्राई करो। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट काम आएंगे। इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री की तरह कि भैया हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है, सूत्र लगाया I गुणा डेल्टा KF गुणा M, खत्म। I गुणा KF गुणा M डेल्टा TF का सूत्र लगाया, आंसर आ गया। वैसा तो होगा नहीं। इसमें तो जिसने जितना समझा है वैसे ही वो उसका आंसर देगा। जिसने ज्यादा समझा है बढ़िया है, जिसने कम समझा है खराब है फिर वो, है ना। ओके, कोटा वाला फील आ गया। प्रकाश कोटा में पढ़ता है क्या? तो कौन सी कोचिंग में? सर क्वेश्चन तो बनते हैं पर न्यू क्वेश्चन पर अप्रोच। विकास भार्गव सर बंद का ग्राफ समझा दीजिए। कौन से बंद का ग्राफ यार? वो तो सिंपल ही है ना, ऊर्जा घटती जाएगी, एक न्यूनतम ऊर्जा पर आके बंद बढ़ जाएगा। अगर परमाणु दोनों और नजदीक आएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, फिर वापस से ऊर्जा बढ़ जाएगी। सर आप पढ़ाते कुछ और हो, होमवर्क में कुछ और देते हो। ऐसा तो नहीं है यार, मैं खुद ही सेलेक्ट करके डालता हूँ और सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें आने चाहिए। प्लीज रिप्लाई मी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वापस बता दो। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है बेटा जब कोई परमाणु, उदासीन परमाणु, गैसीय परमाणु
जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो ऊर्जा निकलती है ना, वो ऊर्जा कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कल के होमवर्क के क्वेश्चन बता दीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट सेंड कर दे मेरे को। आप कहाँ रह रहे हो? मैं गुड़गांव में रह रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, वैसे मेरा होम टाउन कोटा है। HE का आवर्त सारणी विचलन स्लाइड ऊपर से नीचे जाने पे घटती है बेटा, और लेफ्ट टू राइट चलने पे बढ़ती है। अरे मिन्नी जी भैया, अपन नहीं है बेटा, नहीं है, गलत सोच रहे हो आप बेटा। दीपक प्रताप, उसको वक्त आने पे बता दिया जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, उसको वक्त आने पे बता दिया जाएगा, मैं उसको पी ब्लॉक में बता दूंगा, ठीक है। कल कौन सा चैप्टर के लिए क्विज आएगा? अच्छा, कल केमिकल बॉन्डिंग के लिए तुम्हारे लिए क्विज आ रहा है 12 बजे, दोपहर 12 बजे। अक्रिय गैसों का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए वांडरवाल त्रिज्या मापी जाती है भाई, वांडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है ना। आईपी और ईए, आईपी मतलब आयनन विभव, आयनन विभव आयनन ऊर्जा का ही भाई है, तो आयनन ऊर्जा जो है वही आयनन विभव होता है। परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक जैसे कि तेरी पावर, तो कितना बढ़िया लड़ सकता है वो तेरी पावर है, तो उसी तरीके से विलायक का भी परावैद्युत स्थिरांक होता है, किसी भी चीज को अपने में घोलने की क्षमता, वही उसका परावैद्युत स्थिरांक होता है, ठीक है। ये माप, किसी भी चीज को मापना, तो इसका कोई भी विलायक, किसी भी जिसका परावैद्युत स्थिरांक जितना ज्यादा होता है उसके अंदर चीजें उतनी आसानी से घुल जाती है, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू आशीष सर। आपको कैसे सेंड करूं? प्रिया, प्रिया एनसीईआरटी संपूर्ण क्वेश्चन सोल्व, ये चैप्टर एंड कब होएगा? रेशम, वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट में। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बेटा एंड होएगा लगभग मान के चलो यार, स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो पढ़े हैं, इस वजह से पढ़े हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती ही नहीं थी, आपको बेसिक्स ही नहीं पता थे, इसलिए चीजों में टाइम लगता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th ही नहीं पढ़ा है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं संदीप कुमार फास्ट पढ़ाएं, चिंता मत कर। डाइपोलर का ऑर्डर, अरे डाइपोलर में किसका ऑर्डर भाई? मिन्नी बेटा क्या हो गया? आयन और चार्ज में क्या डिफरेंस है? आयन तो परमाणु होता है ना, चार्ज तो आवेश, आवेश तो कुछ भी हो सकता है ना, धनावेश या ऋणावेश। कैसे बहके बहके बच्चे हो यार। परमाणु की त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या और व्यास अलग अलग होता है बेटा, व्यास का आधा होती है त्रिज्या। बैकलॉग होता जा रहा है, क्या करूं सर? आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं सर, आपने रसगुल्ले बोलना बंद कर दिया है सर जी। अगर क्वेश्चन सही नहीं गया तो सर आपको कैसे सेंड करें यार? इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो। टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग कितना आएगा बेटा? इतना आएगा कि जितना आप कर सको, पढ़ना पूरा है, ठीक है। मुझे मेटल नॉन मेटल पहचानना नहीं आता, बहुत बढ़िया, तारीफ काबिल हो आप तो बेटा। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आती है, एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में मेटल आती है। इंस्टा आईडी कामेज जांगेड़, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते हो आप बिल्कुल भी भाई, क्या झूठ बोल रहा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है। इधर आ, 1 2 3 4 है ना, 4। ये क्या है? ये क्वेश्चन ही तो है। ये किसका क्रम है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गतिशीलता वाले। ये क्या है? ये क्या क्वेश्चन है भाई? मजाक करवा रहा हूं मैं यहाँ पर? ये क्या है? ये क्या करवाता हूं मैं? बढ़ता क्रम, घटता क्रम, यही तो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में, और यही तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नहीं करवाते हो। तो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो बेटा, टेलीग्राम, बट मैं इतना देखता नहीं हूँ, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता यार। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे,
तो 6-7 घंटे उनके स्कूल में चले जाते होंगे, फिर शाम को यहाँ पर आने लगते हो पढ़ने, तो टाइम तो कम है, लेकिन मैनेज तो खुद को ही करना पड़ेगा यार। ठीक है, NaCl से अलग हो गया तो विस्फोट नहीं होएगा क्या यार? NaCl एक आयनिक यौगिक है बेटा। ठीक है, तो NaCl आयनिक यौगिक है। आयनों में आपका डाउट समझ पा रहा हूं कि देख, सोडियम और NaCl दोनों अलग अलग चीजें, हाँ है ना। नमक को हम सब्जी में डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं ना, तो सब्जी में ब्लास्ट हो जाता है क्या? क्या बात कर रहा है यार? आज तक कभी तेने मान ले तेने नमक को सब्जी में डाला, अब तेरे को पता है नमक में तो सोडियम होता है और सोडियम तो आग पकड़ लेता है, डाला ब्लास्ट हो गई तेरी सब्जी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो तत्व के गुणधर्म अलग होते हैं, उससे जो यौगिक बना उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत बेटा, बहुत है, बहुत सारी है। विस्फोटक प्लीज रिप्लाई। थैंक यू बेटा विकास। निम्न में से किस में अधिक नोडीय तल है? देखो नोडीय तल, यार क्वेश्चन ही गायब हो गया। नोडीय तल बेटा देखो ना ध्यान से, किस में ज्यादा होंगे? एस में? एस में तो कोई नोडीय तल ही नहीं है। एस में कोई ऐसा क्षेत्र है क्या जहां पे इलेक्ट्रॉन ना पाए जाए? नहीं है। जबकि पी में ये वाला तल ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और जबकि dz² में अगर कोई भी d ऑर्बिटल ऐसा है, तो जैसे कि मान लो यहां पर है, ये अक्षों के बीच में है, तो अगर पालिया अक्षों के बीच में है तो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की कहां पर संभावना नहीं है? इधर y दिशा में, x दिशा में नहीं है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा अगर लेक्चर्स को देखोगे आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, रेडॉक्स का थोड़ा सा टच दूंगा, रेडॉक्स थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर उसको बाद में देख लेंगे। रेडॉक्स थोड़ा सा, या रेडॉक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा रेडॉक्स पढ़ा देंगे, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब कनिष्क शर्मा, क्या हो गया बेटा? बिल्कुल बेटा निधि साहू, एकदम बढ़िया हो जाएगा। सर मैंने आपको फॉलो कर दिया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। सर जी क्वेश्चन नहीं बनता तो वीडियो सोल्यूशन फिर करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो सोल्यूशन से समझ, उसको रट मत। रटेगा तो कब तक रटेगा? कम समझ में आवे यार, कम समझ में आवे तो इसका मतलब ये हो सकता है, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो या तो तेरे बेसिक कमजोर है, या तेरे बेसिक ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद तू थोड़ा मक्कारी करने लग गया है, ऑनलाइन पढ़ने की तेरी हैबिट, या फिर तू पढ़ता तो है लेकिन घर पे जाके रिवाइज नहीं करता है, बस कोर्स खरीद रखा है, जब मर्जी पढ़े जब देख लेता है, जब मर्जी पढ़े जब नहीं देखता है, टेस्ट नहीं देता है। टेस्ट तू पढ़ता सब कुछ है लेकिन घर पे क्वेश्चन नहीं करता है, या मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूं, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते अच्छे नहीं हो, ये रीजन हो सकता है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। ओके, तो विलयन और विलेयता सेम है या समान है? सेम ही है बेटा, विलेयता सेम ही होता है। विलायकन भी घुलना ही होता है। विलेयता विलेय की घुली हुई मात्रा निश्चित ताप पर। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ ये ऐसा ही होता है ना, मैं पढ़ाता बढ़िया हूं ना। ओके, वेरी गुड, हाँ जी, ओके। टेस्ट हर संडे को लिया करो। अब दोनों बैच मर्ज हो गए हैं तो बेटा टेस्ट और भी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बढ़िया डाउट बचा हुआ है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो बंदों की संख्या से बताते हैं ना? हाँ बिल्कुल बताते हैं, लेकिन कुछ अणुओं में बंदों की संख्या डायरेक्ट देख नहीं पाते ना, वहां पे अनुनाद होता है। तो जब हम अनुनाद पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक में, वहां भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टिल देन टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।